आशीष भाई और अंकित जी भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन दोनों लोगों को। थैंक यू मैं सर। घूमने का प्लान बन चुका है आप लोगों का पहले ही। जी जी सर, बिल्कुल। चलो जी बढ़िया सर। है, घूमिए। वैसे तो ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी घुमा ही देंगे ये, पूरा पैन इंडिया टूर रहता ही है बिल्कुल आपका। सर। तो अभी फिजिकल के लिए नहीं आए हैं ना? फिजिकल के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, मीन्स अभी कम्युनिकेट नहीं किया गया आपको? सर जी सर 2019 अभी का शायद आने वाला है। बीस ठीक का है। तो पता नहीं चला अभी कुछ। अच्छा, तो अंकल जी है क्या इन लोगों का जो मेजोरिटी है, जैसे आपका भी बैच था, तो बहुत सारे के साथ इशू रहता है कि इनका जैसे फॉरेस्ट ही है, ठीक है कर लेते हैं, इन्वायरमेंट ये लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इनकी समस्या अक्सर होती है साइंस के साथ। दूसरा, अच्छा। कुछ लोगों के अपने इशू हैं, जैसे पढ़ने में गड़बड़ी कर देते हैं, या एमपीजीकी का जो 5 यूनिट हैं, तो उसमें भी इन लोगों ने गड़बड़ी की है कि ये लगा कि हाँ चलो हो जाएगा, कर लेंगे, हम लोगों ने किया है, हम लोग आराम से उसे हैंडल कर लेंगे। लास्ट टाइम पे हुआ कि भाई वो चीज़ें सही से हैंडल नहीं हो पा रही हैं। तो इनकी जो कमियां हैं, क्या आपके एंड से ऐसी गलतियां हुई जो आपको मतलब लगा कि हाँ ये नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें और बेटर किया जा सकता था, जो एक टाइम के बाद एग्ज़ाम के बाद अक्सर हम लोगों को लगता है? या साइंस स्ट्रीम की आपने कहाँ से तैयारी की, कैसे पढ़ा, बुक रिसोर्सेस वगैरह, और इन्हें कोई ऐसे गाइडेंस जो लगता हो कि इन लोगों को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे, जो इन लोगों ने कांड करते ही रहते हैं जब तक एग्ज़ाम है? हालांकि एक लेवल है, 1 मंथ है, तो एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो पाता, कितना भी कर लो एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो पाता है, फिर भी जितना भी ये लोग कर सकें। और आपकी थोड़ी बहुत जर्नी, प्रिपरेशन, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत, जिससे एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। मेरी जर्नी वैसे शुरू से चालू करूं तो मेरी स्कूलिंग सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मेरा सब्जेक्ट था मैथ साइंस, मतलब पीसीएम से किया है मैंने 12। उसके बाद उस समय पीईटी का एग्जाम होता था, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो मैंने बीएससी किया हुआ है जबलपुर से, सेंट अलोयसियस ऑटोनोमस कॉलेज से। अच्छा अच्छा। उस उसके बाद भी पता नहीं था कि अभी क्या करना है, कौन सा किस स्ट्रीम के साइड जाना है, तो मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था। और लक बाय चांस उसी समय फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आया था, और 2016 में कोचिंग पढ़ाने के कारण मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। और मेरी पहली पोस्टिंग पेंच नेशनल पार्क में थी। तो जब मैं पेंच नेशनल पार्क में पोस्टेड हुआ, वहां से ही मेरा ये टारगेट सेट हुआ कि मुझे रेंजर बनना है। उस समय मैं एसीएफ पद नहीं जानता था, उस अच्छा समय अच्छा। मैं एसडीओ पद के बारे में जानता था। जी जी। तो लेकिन वहां पर एक एक अलग ही माहौल था, तैयारी उतनी अच्छी हो नहीं पा रही थी। तो फाइनली मैंने अपना पहला जो अटेम्प्ट दिया फॉरेस्ट सर्विस के लिए, वो 2018 में मेरी ट्रेनिंग के बाद मैंने ट्रांसफर कराया वहां से। उसके बाद तो 2018 के पहले अटेम्प्ट में मैंने अपना इंटरव्यू फाइनल तक गया था मैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद 2019 में दिया मैंने सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन मेरा प्री नहीं निकला फॉरेस्ट सर्विस का। और 2020 में फाइनली आज मैं आपके सामने एसीएफ के रूप में बैठा हूँ। तो और आपका इसके फॉरेस्ट्री अलावा से जो पहले से बैकग्राउंड था आपका, तो जो रेंजर फॉरेस्ट गार्ड वाला, सॉरी, जी सर। तो वो काफ़ी हेल्प किया होगा यहाँ पर, इसलिए। जी सर, मेरा मतलब टारगेट ही 2018 से मैं केवल एक ही एग्जाम दे रहा हूँ, जो कि केवल फॉरेस्ट सर्विस है मध्य प्रदेश का। केवल एक ही एग्जाम दिया है, अदर जगह मेरा भटकाव नहीं था। इसके कारण हो सकता है ये मेरी एक अच्छी आदत रही, जिसके कारण सिलेक्शन मुझे 2020 में मिल गया। ठीक है। तो जैसे एमपीजी के जो है, इसके लिए आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की थी? जो रिसोर्सेस हैं जनरली, स्ट्रेटजी किस टाइप से और रही आपकी, जो जीएस वाला जी पार्ट है? सर। जी, जो मेंस का मैं बताता हूँ आप लोगों को। प्री तो आप लोग बहुत समय से जानते होंगे, बोलेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा। मेंस का जो पार्ट ए है, जिसमें 5 यूनिट है, और जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें 10 यूनिट है। और सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि एक तो एक चुनावी माहौल था, तो मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही थी।
तो उसी दौरान तैयारी भी करनी थी। तो मैंने दोनों जो पार्ट हैं उनके कॉमन यूनिट को अलग कर लिया, जिसमें से शुरू के अपने एमपी के 3 यूनिट थे और वहाँ पे ट्राइबोलॉजी की चौथी यूनिट, ये सब सब चीज़ों की शुरुआत में तैयारी थी। शुरू में बुक्स से पढ़ रहा था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जा रहा था क्योंकि नोट्स नहीं बन पा रहे थे। उसके बाद मैंने यूट्यूब की हेल्प ली और वहाँ से एक डिसाइडेड मतलब सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल से मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए। लेकिन नोट्स बनाने के पहले हम कहीं से भी नोट्स नहीं बना सकते। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मेरे पास फॉरेस्ट के मेंस के थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, और जो भी उस समय पैरेलल एग्जाम चल रहे थे, चाहे प्री का हो चाहे अदर सर्विस का हो, वहां से मैंने चैप्टर डिसाइड किए। उन सारे चैप्टर्स के मैंने फिर नोट्स बनाए, उसके अकॉर्डिंग मैंने एमपी को अपना मजबूत किया, तो मुझे मेरा स्कोर भी अच्छा था पहले पार्ट में। तो यदि जो भी 2021 वाले हैं 22 वाले हैं, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बहुत समय से, पेपर बहुत करीब आ चुका है, तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, सबसे पहला काम आप करेंगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप सारे चैप्टर बिल्कुल ना पढ़ें, मैंने खुद नहीं पढ़े हैं। आप उसके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर का पोर्शन ज्यादा आ रहा है उसको आप सबसे पहले पढ़ें, फिर समय बचता हो तो दूसरे चैप्टर पढ़ें। और आशीष जी, आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, वैसे तो बैकग्राउंड आपको पता है लेकिन मोस्ट ऑफ को शायद इन्हें नहीं मालूम होगा। जी सर। मेरी सर स्कूलिंग जो थी सरस्वती विद्या मंदिर से थी। मैं बैतूल जिले से हूँ और यहीं से मेरी स्कूलिंग थी। उसके बाद सर मैंने 11th-12th में बायो लिया था और किसी कारण से मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाया। उसके बाद सडनली एक्सीडेंटली मैं एग्रीकल्चर का मैंने एग्जाम दिया था सर, उसमें मेरा हो गया था। तो उससे मुझे जो एमपी में उस समय 10 एग्रीकल्चर कॉलेज थे गवर्नमेंट के, तो मुझे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी उसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर अलग हुआ था। उसके बाद सर मैंने एग्रीकल्चर में अपनी एजुकेशन स्टडी जारी रखी और मुझे 4th ईयर में ऐसा लगा कि मुझे पीएचडी करना चाहिए। मतलब किसी कारण से मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं एमएससी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो ग्रेजुएशन के बेस पे किसी पीएस एग्जाम निकाल तो हो सकता है। उसके बाद मेरा इंटर मैंने देखा सब्जेक्ट उठाया, तो मुझे लगा कि रिलेवेंट जो चीज़ है फॉरेस्ट्री है मतलब एग्रीकल्चर से, तो उसकी तैयारी सर मैंने स्टार्ट कर दी थी। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और 2021 में मैंने प्रीलिम्स दिया था, जुलाई में हुआ था इसका प्रीलिम्स। उसके बाद सर 3 साल लग गए इस वैकेंसी को क्लियर होने में और बस अब यही जर्नी थी मेरी। तो आशीष जी, जैसे इसमें आपका आपका तो इसी में काफ़ी टाइम से रहा है प्रिपरेशन, 3 साल के लगभग। तो जो एमपीजीके वाला जो सेक्शन ए है पार्ट, उसमें आपने किस क्या मतलब, एक तो रिसोर्सेज और कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, और मेनली रिसोर्सेज जैसे बुक रिसोर्सेज वगैरह जो यूज़ करते हैं उनका कोई आइडिया थोड़ा। जी सर। सर जब मैंने प्री दिया था 2021 में प्री हुआ था जब था, तो एमपी बहुत इजी पूछा जाता था उस समय। मतलब अगर हम किसी एक पब्लिकेशन की बुक को भी उठा लें और जो जो उसके अलावा जो सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स, तो एमपी इनफ था, कोई एक पब्लिकेशन की बुक उसको कवर कर देती थी। लेकिन सिंस प्री और मेंस के बीच में लगभग 1 साल का समय हुआ था, उस बीच में कई एग्जाम्स हुए एमपी के, तो हमने ये देखा था कि एमपी का लेवल अच्छा होते जा रहा है और उसी बीच इन्होंने फॉरेस्ट्री का जो फॉरेस्ट सर्विस के मेंस का सिलेबस को भी काफी चेंज कर दिया था। 2018-19 का सिलेबस अलग था और 2020 का सिलेबस काफी अलग है, तो इन्होंने एमपी का उसमें पोर्शन काफी बढ़ा दिया है। आज भी मतलब अगर प्री में भी देखें तो 40% एमपी आता है और मेंस में भी 150 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन एमपी के होते हैं। तो सिंस ज़्यादा पोर्शन इसका बढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन डीप में जाने लगे हैं। तो इसमें जैसे अभी किसी पब्लिकेशन की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एमपी की 1-2 पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, नो डाउट उसे आप पढ़िए, कम से कम 2 पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए आप। उसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज देखिए उससे कि जैसे इन्होंने डिवीजन किया है एमपी का, जैसे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अलावा हमें जैसे ये बुक तो हमने पढ़ ली है 2 पब्लिकेशन की,
उसके अलावा अगर किसी कोचिंग के हिस्ट्री के अच्छे नोट्स मिल सकते हैं, मार्केट में बहुत बहुत सारी कोचिंग के नोट्स है हिस्ट्री के एमपी के, तो उससे प्रॉपर जैसे डायनेस्टी वाला सेक्शन है उसमें जो राजवंश वाला है, उसकी क्रोनोलॉजी सही तरीके से बुक्स में दी नहीं है, तो उसको अगर हम नोट्स किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ सकते हैं तो वो बेहतर होगा। उसके अलावा जो पॉलिटी वगैरह है, उसके लिए अगर मैं सर बात करूँ तो एमपी की कुछ वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जैसे एमपी विधानसभा है। आजकल क्वेश्चन जैसे ऐसे मुख्यमंत्री या राज्यपाल या जो भी हमारे प्रशासनिक जो भी अमला है उनसे क्वेश्चन उनके बारे में पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो एमपी विधानसभा की एक वेबसाइट है, वहां से काफी हेल्प मिल सकती है आपको, या फिर आप कहीं से नोट्स ले लीजिए सीधे पॉलिटी के, अगर डीप में आपको मिलते हैं तो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, इकोनॉमिक्स के सेक्शन के लिए आप एमपी का बजट पढ़िए और एमपी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए जो लेटेस्ट वाला आता है। और इसमें एक और बात ये रहेगी कि एमपी में डेटा बहुत वेरी करता है। जैसे हम पढ़ते हैं किसी बुक में, जैसे किसी की रैंकिंग है तो हम कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं 5वीं दी है कहीं 4थी दी है, तो हम क्या लगाए, ये कोई ये डाउट भी हमारे मन में रहता है। तो इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर पढ़ें, उसमें जो डेटा दिया है एमपी उसी को जनरली सही मानता है, चाहे सागौन का परसेंट हो या साल का परसेंट हो या कितने नेशनल पार्क है या कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एमपी ने जो मान लिया है उसके इकोनॉमिक सर्वे में आप उसको आग बंद करके टिक कर दीजिए, वो सही होना वही सही होगा। उसके अलावा एक सब्जेक्ट जो बचता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आप जो दो पब्लिकेशन की बुक, कोई भी 2 पब्लिकेशन की बुक आप बेहतर जानते हैं, मार्केट में है अच्छी बुकें, तो उनमें से आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी आपका लगभग कवर हो जाता है, उसके लिए आपको कोई अलग सोर्सेस फॉलो नहीं करना है। और इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें और एड ऑन करूंगा कि जो एमपी की एक वेबसाइट है माई एम पी जी ओ वी, सॉरी mp.mygov, तो ये इंस्टाग्राम पे अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए, या फिर ये आपको ट्विटर पे मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं और करंट अफेयर भी जो ये लोग पोस्ट करते हैं यहाँ से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब चांसेस होते हैं कि हाई चांसेस यही है कि अगर करंट अफेयर कोई आएगा तो यहाँ से आ जाएगा वो। उसके अलावा एमपी के किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर आपको डीप में अच्छे से पढ़ना है तो आप एमपी डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है, उसमें अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास समय है तो वहां से भी जाके आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। भाई सबसे बड़ा इशू इनका रहता है साइंस वाला। लगभग लास्ट 10 डेज जी में सर। सबसे ज़्यादा यही पूछा कि भाई साइंस के लिए क्या पढ़ें, वो समझ में नहीं आता है। तो आप दोनों लोगों ने कहाँ कहाँ से शुरू किया? आपका आशीष जी का, आपका थोड़ा बैकग्राउंड पीएमटी वाला है, तो मैं मान के ये चल रहा हूँ जैसे। नहीं सर, पीएमटी सर मैंने किया नहीं था पीएमटी, अच्छा मतलब कोचिंग वगैरह पीएमटी की नहीं की थी, तो बायो मेरा खुद वीक था बायो होने के बावजूद। अच्छा, मुझे लगा कि शायद मेडिकल बैकग्राउंड के लिए कभी प्रिपरेशन की होगी। नहीं सर नहीं। तो साइंस के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? सर साइंस के लिए जैसे अगर सबसे पहले सर हम फिजिक्स को अगर देखते हैं तो इसमें मीडियम का भी काफी फर्क पड़ता है। जैसे अगर मेरा हिंदी मीडियम था जैसे, तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है फिजिक्स में ज्यादा फर्क आता है एनसीईआरटी पढ़ने या ना पढ़ने से। तो अगर आपने जो 12th फिजिक्स का अगर आप सिलेबस उठाएंगे कोई भी स्टूडेंट, तो आपको ये दिख जाएगा कि पूरी 12th की फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है एमपीपीएस में। तो आप 12th की बुक को उठा के डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, उसमें जो जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उसको सीधा आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश वाले अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वो बेहतर है, एनसीईआरटी और बेहतर है बुक। और हिंदी वाले आप किसी भी पब्लिकेशन की जो भी आपने 12th में पढ़ी है बुक वो उठा के पढ़ लीजिए। उसके अलावा बात आती है न्यूमेरिकल्स की, तो उन्हीं बुकों में न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागिए। जैसे इस बार 5 क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल्स के, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है ना वैसा, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। आप बहुत ज्यादा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद भी ये हो सकता है कि आपके वो न्यूमेरिकल्स वहाँ ना बने। मुझसे एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बने थे 5 में से। तो आप कम से कम इजी जो न्यूमेरिकल्स है बुक में आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो उसको लगा लीजिए। बहुत टफ न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागिए फिजिक्स में। और उसके अलावा कुछ आपको 10th की जो एनसीईआरटी है, 11th की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। उसके अलावा जो 10th की एनसीईआरटी है, हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला हो, तो 10th की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना है फिजिक्स के लिए।
और केमिस्ट्री के लिए सर मैंने पूरा 11th 12th और 10th तीनों बुक से उसे कवर किया था, क्योंकि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है काफी छोटा है और बिखरा हुआ है काफी। तो इन बुक्स को में से जो जो टॉपिक हमें मिल रहे हैं हमें उसे उठा लेना है, और मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में बेहतर होगा कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि एक जगह आपको पूरा मटेरियल नहीं मिलेगा। और इसके अलावा सर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी दो चीजें आती है। अगर आप पीएमटी वाले हैं तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आप सीधे एनसीईआरटी उठा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप बायो वाले नहीं है, मैथ वाले हैं, तो आप उसके लिए एक काम कीजिए कि आपको अगर समझ में नहीं आ रही है बायो, तो आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर डायरेक्ट किसी के भी जो नीट की तैयारी करवा रहा है। अगर आपके पास समय काफी ज्यादा है तो आप एक एक करके वीडियो देखिए। एक टॉपिक पे मतलब 5-10 वीडियो बने होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है तो उससे आपके 10 वीडियोस बने होंगे लगभग। या तो आपके पास समय कम है तो आप वो क्या कहते हैं उसे एक रिवीजन टाइप वो डालते हैं, तो 1-2 घंटे का उसे भी देख सकते हैं समझने के लिए। और इसमें एक चीज ये रहेगी कि हिंदी मीडियम वाले एक चीज ध्यान रखना कि आप एनसीईआरटी फिजिक्स की केमिस्ट्री की नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायो की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है आपको। अगर हिंदी की तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत टफ होती है, तो उसको या तो यूट्यूब से देख लीजिए या इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, अंकित जी आपने कैसे प्रिपेयर किया था ये साइंस वाला पार्ट? सर मैंने शुरुआत तो 10th क्लास से की थी। और 10th क्लास का मैंने फिजिक्स सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास की मैंने फिजिक्स वो जो साइंस की किताब थी उसको बांट लिया था। कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे, लेकिन जैसे लाइट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है फिजिक्स का। तो इन दो चैप्टर्स को मैंने सबसे पहले 10th क्लास से कवर किया था। और फिर मैंने देखा कि कुछ अलग क्वेश्चंस आए हैं, तो 12th क्लास का भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं बुक से पढ़ नहीं पा रहा था एनसीईआरटी की। तो उन पर्टिकुलर चैप्टर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने नीट के कुछ वीडियोस देखे थे। वीडियोस पूरा देखने की जरूरत नहीं है, जो आपको जरूरी लग रहा है पोर्शन वो पोर्शन आप देखें, वो चैप्टर कवर करें। मैं कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी का आप वीडियो जरूर देख लें। कोई भी वन शॉट वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। सबसे पहले 10th क्लास से, क्योंकि टाइम हमको बहुत मिल गया था। और 10th क्लास से बनाए मैंने नोट्स, और उसके बाद मैंने फिर वीडियोस देखे थे और मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी। इसके साथ साथ एक सलाह मैं और आप सभी लोगों को देना चाहूंगा, जो लोग खासकर 2022 और 23 में जा रहे हैं, 21 वालों के लिए समय कम बचा है। तो जो भी चैप्टर कंप्लीट हो तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं। ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और हमसे बन रहे हैं कि नहीं, ये पता चलेगा। और बायो में जो आशीष सर ने बताया सेम स्ट्रेटेजी थी, है ना। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी, किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एक कोई भी टीचर को सिलेक्ट करके यूट्यूब से वीडियो देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। कुल मिला के मैक्सिमम जितना क्वेश्चन ये लगा पाए। हाँ। सर साइंस के एमसीक्यू कहाँ से लगाने हैं? आकर्ष खरे जी का क्वेश्चन है। साइंस के एमसीक्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी लेवल पे आप यदि 10th क्लास पर पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, या फिर आप सीधे यूट्यूब में जा सकते हैं। टॉपिक डालेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मार्केट में बुक्स हैं। बस आपको अपना लेवल ध्यान रखना है और पीवाईक्यू को टच करते हुए क्वेश्चंस लगाना, आप किसी भी प्रकार के बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है। हिमांशी जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हिमांशी गुप्ता। हाँ हिमांशी जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपका कोई इशू है? Sir, I was asking, please also suggest the name of books which you are like saying there are various kind of books in the market, but you are not saying the particular names. I understand that there can be a perception that you are promoting some particular brands, but for the awareness of आप थोड़ा धीरे आराम aspirants, से बोल please. लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Sir, I am saying, please also suggest the name of books like
you are saying that there are various type of books for MP, but like there is a publication that Madhya Pradesh Pariksha Dham that we use for MPPSC and for MP preparation, but for objectives especially. I am asking the books, name of books, particularly because I live in some remote place where I am not residing in the hub. So I know I'm not well aware the kind of books that we needed. So for that purpose. जैसा कि आपका क्वेश्चन है, आप स्पेसिफिक बुक जानना चाहते हैं हर सब्जेक्ट की। Exactly. So, लेकिन इसको आपने use please you can suggest that. जैसा कि मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरा बुक में ज्यादा फोकस नहीं था, फोकस था मेरे खुद के नोट्स बनाने पर। लेकिन आप बुक्स जानना चाहते हो तो जैसे पीसीएम के लिए हमने 10th और 12th की एनसीईआरटी बताई। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप फिर यूट्यूब की हेल्प लो। लेकिन फॉरेस्ट्री के लिए तो बेसिक जो है सर के नोट से हमने पढ़ाई की है। उसके बाद जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव सर के टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारे स्टेट के फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव डाले हैं, उनकी हेल्प ली। तो फॉरेस्ट्री के लिए हमने सर के नोट से पढ़ा है। एमपी के लिए मैंने सबसे पहले परीक्षा धाम बुक को कंप्लीट किया था। लेकिन उसी के साथ साथ जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो वहां से कवर नहीं हो रहे थे। तो हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं जो टेलीग्राम में, वहां पर मैंने क्विज वगैरह को पर पार्ट लेता था मैं। तो वहां जो भी एक्स्ट्रा मुझे मिलता था उसको मैं अपने नोट्स को अपडेट करता रहता था। क्योंकि मैं अपने नोट्स जैसे मैं एक पेज में लिखता था तो सेकंड पेज को खाली छोड़ता था, जो भी अपडेशन हो उसमें लिखता था। और बस यही है ना। स्पेसिफिक पीसीबी के लिए सर जो पीसीबी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए मतलब आपने कोई बुक लिए थी या फिर ऐसे? पीसीबी के लिए सबसे पहले जब हमको मतलब इतना नॉलेज नहीं था कहाँ से मिलेंगे, तो शुरुआत में पीएमटी के कुछ मैंने पेपर्स लिए थे, जैसे बॉटनी और बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सेम टू सेम क्वेश्चन आए भी थे। फिर उसके बाद क्योंकि मैं जॉब में हूँ फॉरेस्ट गार्ड, तो इतना सारी बुक्स रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं क्या यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड कर कर ले जाता था टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पीवाईक्यू अब हमेशा अपने साथ रखता था। तो मैं उनको सॉल्व भी करता था और वहां से जो कुछ भी मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन या मेरे नोट्स अपडेट होते थे तो मैं उनको नोट्स में ऐड कर लेता था। ज्यादा से ज्यादा मैंने अपने नोट्स ही रिवाइज किए हैं। तो आपको किसी भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और बॉटनी के लिए आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू। सर मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा बुक का, जैसे ये पूछ रहे हैं। जैसे एमपी के लिए आप कोई भी 2 पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। मैंने 2 पब्लिकेशन की बुक ली थी उस समय। मैंने मुकेश माहेश्वरी की बुक ली थी, मैं हिंदी मीडियम से था इसलिए। अब वो आप देख लीजिए इंग्लिश में अच्छी है कि नहीं। उसके अलावा मैंने वर्णवाल की ली थी बुक, लेकिन मुझे लग रहा है अभी जब मैंने बुक्स को देखा तो परीक्षा धाम ज्यादा बेहतर है बुक अभी। तो आप मुकेश माहेश्वरी परीक्षा धाम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अगर चाहे तो, अगर एमपी की बुक का अगर आपको बनाना है। और जैसा आप बात कर रहे हो साइंस के एमसीक्यू की, तो साइंस के एमसीक्यू के लिए टेलीग्राम ग्रुप थे बहुत सारे हम लोगों के। हम लोगों ने भी आपस में बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए थे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग ग्रुप्स बना के साइंस के एमसीक्यू डाल सकते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो साइंस की। क्योंकि आप बुक्स में जाओगे ना तो बुक्स में आपको बहुत टफ एमसीक्यूज भी मिलेंगे, मतलब इजी के साथ साथ आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। हजारों एमसीक्यू हैं क्योंकि वहाँ पे साइंस के। ठीक है, राहुल परमार जी। हाँ शुभम भाई, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या आपका इशू है? सर मेरा प्रश्न ये है कि एमपी के स्पेसिफिक ऐसे कुछ सेक्शंस जिनसे हमेशा पिछले कुछ सालों में यदि हम देख रहे हैं ट्रेंड देख रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ऐसे आप बताइए कि जिनसे हमेशा हमेशा प्रश्न बनते हैं और वो हमेशा गलत होते हैं। क्योंकि सर वो वाले प्रश्न जो है सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। बाकी जनरल एमपी अगर यदि पढ़ा जाए तो एमपी समझ में आ जाता है, सॉल्व भी लग भी जाता है। बाकी अगर सेकेंड पार्ट में देखें तो साइंस के लिए अगर प्रॉपरली तैयार किए जाए तो साइंस की क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स भी लग जाते हैं।
फॉरेस्ट्री भी सर का कोर्स जो है, जिस सर के कोर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे से डील हो रहा है। पर एमपी के कुछ ऐसे प्रश्न जो हमेशा जो है गलती कर देते हैं, वहाँ पे आप उन स्पेसिफिक प्रश्नों के बारे में कुछ अगर आपका एनालिसिस हो तो आप प्लीज वो शेयर करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। यही है देखिए, सर। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन अगर कोई बाहर से आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसके बाहर से क्वेश्चन जा रहा है, तो अगर पूरे क्वेश्चन को तो हम नहीं पकड़ सकते, आप भूल जाइए कि आप पूरे क्वेश्चन को फॉलो कर पाएंगे, तो है ना। तो इसके लिए या तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना है कि एमपी गवर्नमेंट ने पोस्ट किया होगा कहीं पे उसकी वेबसाइट पे, ठीक है, ये हो सकता है। या जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है वहां से किसी डिस्ट्रिक्ट में डीप में जाके उन्होंने वो क्वेश्चन बनाया हो, ये हो सकता है। और अगर मुझे तैयारी के समय उस समय जैसे उतने टफ क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, मेंस से हमारे मेंस से क्वेश्चन टफ आना चालू हुए, तो उस समय मुझे पॉलिटी का सेक्शन सबसे टफ लगा था। तो पॉलिटी के लिए आप एमपी विधानसभा को जरूर देखिए, या फिर आपको कहीं से नोट्स मिल जाए पॉलिटी के रैंडम, मतलब नोट्स बहुत रैंडम है, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा आपको कि मैंने कहाँ से फॉलो किए थे, क्योंकि मैंने बहुत समय से जुड़ा हुआ था अलग अलग चैनलों से, तो वहां से मैंने नोट्स पूरे प्रिपेयर किए थे, तो कोई एक जगह से नहीं किए थे। तो या तो फिर आपको कहीं से नोट्स मिल जाए पॉलिटी के, अच्छे एमपी पॉलिटी के, या तो फिर आप एमपी विधानसभा को फॉलो कीजिए, वहां से नोट्स बनाइए। सर एक प्रश्न और है मेरा, कि सर ये जो एमपी के करंट अफेयर्स हैं, ये इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि सर इनको टैकल कर पाना ही मुश्किल होता है। तो सर इसमें अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रेंड आपको उसमें बता सके कि ये पोर्शन से हमेशा प्रश्न बनते हैं, तो वो हेल्पफुल हो जाएगा। एमपी के करंट अफेयर तो इजी ही आते हैं हमेशा, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन तो देखा नहीं है, मतलब पेपर एमपी टफ जरूर हो रहा है, लेकिन करंट अफेयर तो एमपी के इजी ही रहे हमेशा। अब वो डेट स्पेसिफिक अगर पूछेंगे कि कोई राज्यपाल कब बना है, तो वो हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे, उन क्वेश्चनों को, वो आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो एमपी जीओवी को आप फॉलो करोगे ना, वहां से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक तथ्यवान की आती है बुक, ईयरली निकलती है, उसको देख लीजिए आप, उससे आपका इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा। मैंने वो फॉलो किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसके बारे ओके, थैंक यू सर। एक पेपर और पढ़ लीजिएगा आप, रोजगार निर्माण। उसका भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ के करंट अफेयर से। तो जैसा कि आशीष सर ने बताया, मैंने भी वैसे ही फॉलो किया, बस एक रोजगार निर्माण और फॉलो करता था मैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हरिओम पाठक जी। जी, गुड इवनिंग सर। मेरा प्रश्न यही है कि अभी जो भैया ने पूछा कि करंट अफेयर का रोल, तो इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन बहुत कम है और इसका वास्ट एरिया है, तो सिलेबस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या करें, मतलब रिवीजन या इसका थोड़ा साइड में रख के चलें और चीजें भी देखें इसके छोड़कर, या इसको लिमिटेड कैसे करें, ये सब। में। वो आपके कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मतलब हमें बहुत ज्यादा उस पर ध्यान शुरू से नहीं देना है। उसमें एक आपका आईटी आ जाता है, आईटी से आपके करीब 10 क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, 10, मतलब जी कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 एग्जाम में पुराने 10 क्वेश्चन आया उससे। और करंट अफेयर नेशनल का रोल बहुत कम हो रहा है, नेशनल का करंट अफेयर का, तो उसके लिए आप किसी भी एक बुक को, ईयरली मैगजीन को उठा के पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा उससे लोड लेने की जरूरत नहीं है। एमपी के करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया है। उसके जी सर। अलावा एक और चीज जो मुझे ध्यान आ रही है, एमपी की जो योजनाएं लॉन्च हो रही है, वैसे जी तो बहुत सर। योजनाएं एमपी की, लेकिन जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे या बजट पढ़ोगे, आप उसमें जिस योजनाओं को ज्यादा हाईलाइट देखोगे ना, उस योजना से डीप में पूछने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देता है डीप में उस योजना के बारे में। जी जैसे जी अभी सर। उद्यम क्रांति योजना चल रही है, तो पूछ लेगा कि चारों ऑप्शन में से क्या सही है। तो वो उस योजना को आपको पूरा डिटेल में फॉलो करना है, जो रिसेंट में चल रही है, न्यूज में है बहुत ज्यादा। जी थैंक यू सर। सो अजी मतलब जैसे करंट अफेयर है, तो ऐसा कोई मार्केट में प्रॉपर कोई ऐसा सिंगल सोर्स नहीं है, आपको फिर वो अपने एंड से फिर देखना पड़ता है चीज़ें। तो बहुत जी बहुत सर। सारे सोर्सेस हैं करंट अफेयर के, तो लेकिन किसी भी एक पब्लिकेशन को उठा के, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है नेशनल करंट अफेयर के। अच्छा अच्छा। ये किस कैंडल पे सेट करेगा सर? यहाँ पर वैसे ही ऑनलाइन दो बार करो। ठीक है। जी थैंक यू सर। देवेंद्र शर्मा जी, आपका कोई और क्वेश्चन? हेलो सर, गुड इवनिंग।
सर मेरा प्रश्न यही है सर, मेरा मेडिकल से रिलेटेड प्रश्न है कि आई साइट जो है उसमें कितने तक अलाउड होती है? जैसे मेरा -4 है लगभग, -4.5 भी है एक आई का, तो क्या लेसिक ऑपरेशन कराना पड़ेगा ईसीएफ के लिए या रेंजर के लिए? देखो मेडिकल के लिए और क्या ये है डाउट कि तो अभी इन लोगों को अब जाना बता है देंगे। मेडिकल के फिर केस भी में। सर थोड़ा आप बता दीजिए जरा सा। भाई मेडिकल में जो नंबर है 4 एक स्टैंडर्ड है, -4 आईएफएस में भी और स्टेट में भी। आपसे मैं 3.5 या 3 के आसपास बोलता हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि 4 ठीक है स्टैंडर्ड है, लेकिन वहाँ पर अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपका इशू है, तो आप कहाँ भागते फिरोगे? एक बार इशू क्रिएट हो गया, फिर आपको जी वो सर। साइकिल में घूमना, मेडिकल के चक्कर में घूमना, फिर वो लंबा हो जाता है। तो बेहतर है आप अगर 3 3.5 तक है आपका तो लेसिक के साथ जाओ। अगर 3 से नीचे है तो फिर बहुत सारी योगा की प्रक्रियाएं हैं जिसमें आँख के मूवमेंट है, डाइट वगैरह लेते हैं, इसमें इजीली 0.5 तक कम कर लेते हैं लोग। और एमपी में तो ये हो ओके गया सर। है कि आप मतलब पहले एग्ज़ाम निकालो। पहले ज़रूर इशू था, जैसे मेरे ही केस में था कि हमें एक दिन पहले या 2 दिन पहले फिजिकल है फिर इंटरव्यू है। जिनके फिजिकल क्लियर नहीं हुए वो उनका इंटरव्यू होल्ड पे हो जाता था। अब तो सीधा है, पहले आप एग्ज़ाम निकाल लो, जब क्लियर हो जाए तो फिर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लेसिक के लिए जा सकते हैं। इशू तब होता है कि यस सर। भाई लेसिक भी करवा लिया और इधर सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो वहाँ पर तो थोड़ा रिस्की काम रहता था। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे आप एक बार देख लीजिए आपका विजन 6/6 आ रहा है कि नहीं, अगर 6/6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर विद आई, विद ग्लासेस तो आ जाता है, लेकिन वैसे 6/9 है नहीं सर। नहीं, वो चीज़ें चलती रहती हैं, उनका मेडिकल ही अलग है, इशू रहता है। जैन साहब यदि 4 से ज्यादा है तो एक बार आप पता कर लीजिएगा। 4 से ज्यादा, -4 तक मैंने भी सुना है। ये पुराने स्टैंडर्ड है एक्चुअली, जैसे लेसिक वगैरह करवा लेते हैं तो जैसे ही वो अंडर आ जाता है मेडिकली फिट मान लिया जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन है उनकी बहुत सारी। चलो, तो जी जैन सर। साहब जैसे ये वाला तो पार्ट, जैसे साइंस का आपने एक बेसिक आइडिया दे दिया है, एनसीईआरटी वगैरह का, फॉरेस्ट्री का कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। इन्वायरमेंट वगैरह कहाँ से प्रिपेयर किया था आपने? इन्वायरमेंट की सर एक बुक फॉलो की थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। परीक्षा बाड़ी, परीक्षा बाड़ी से शुरुआत की थी मैंने। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर सर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर दृष्टि आईएएस को भी फॉलो किया। मैक्सिमम एनवायरनमेंट सर करंट के क्वेश्चन को जोड़ते हुए तैयार किया था हमने, ठीक है। और पीवाईक्यूज की हेल्प ली थी। और जो भी टॉपिक बुक से कवर नहीं हो रहे थे, फिर उसके लिए इंटरनेट में कोई साइट या वन मंत्रालय, चाहे एमपी का हो केंद्र का हो, उनको लगातार फॉलो करते रहे हम। तो उससे अपने प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद ही वो कवर हो पाया हमारा। इन्वायरमेंट का पार्ट, ठीक है। तो एमसीक्यू वगैरह के लिए क्या पढ़ा था आप लोगों ने? जैसे जब जैसे एमसीक्यू के मुझे लिए सर सपोज नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यूथ कंपटीशन है या पर एक समय घटना चक्र आती है, तो उसे रेफ़र कर जी लेते सर। हैं, क्योंकि हमें इतना समझ में नहीं आता है लंबी चौड़ी में, तो वो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। तो कुछ इस टाइप के रिसोर्सेज थे क्या था आपके पास जिससे ज़्यादातर रेफर? सर हिंदी हिंदी के लिए सर परीक्षा वाणी, जैसे सर ने बताया, परीक्षा वाणी मैंने भी फॉलो की थी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बढ़िया बुक है वो। उसके साथ घटना चक्र लगाई थी बुक, 2 बुक से हो गया था फिर काम। इंग्लिश इंग्लिश वाले हैं तो जस्टी ले सकते हैं, या फिर शंकर आईएएस की शायद वो लोग बुक पढ़ते हैं, वो भी बेहतर है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों लोगों ने ही परीक्षा वाली प्लस जो भी मिला घटना चक्र। जी सर। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके आखिरी में चैप्टर है एनवायरनमेंट के, तो आप उनके नीट नीट लेवल के क्वेश्चन देख लीजिए। ज्यादा कठिन नहीं करना है अपन को, लेकिन अपने लेवल के जो वहाँ क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कीजिए। अच्छा अंकित जी, एक इशू और रहता है जनजातियाँ, जो ट्राइबोलॉजी वाला पार्ट है, क्योंकि हम लोग भी जैसे क्वेश्चन देख रहे थे तो काफ़ी स्कैटर्ड हैं, मीन्स कोई जैसे मार्केट में जो बुक मिलती हैं 1-2 से काम हो नहीं पाता है। अब मान लो एज ए रिसर्च लेवल पे या मैं जस्ट केवल नोट्स वगैरह या कुछ बनाना हो तो एज ए टीचिंग या इंस्टीट्यूशन लेवल पे तो हम लोग कर सकते हैं,
लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़ रहा है। अब शहरिया है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार है, शहरियाओं के ऊपर बुक्स निकालती है, जिनकी कला एकेडमी है सभी के ऊपर निकालती है, तो स्टूडेंट लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है ना कि वो बुक्स रेफ़र कर सकें। सो आप लोगों ने ये जो जनजाति वाला पार्ट कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि ये भी काफ़ी, यहाँ पर जब सेपरेट हो जाते हैं तो थोड़े डिटेल क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ। जी सर। इसमें तो सर सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज था वो हमको किताबों से ही मिला है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह हमने परचेज की, कुछ हम टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, तो वहाँ लगातार कुछ अपडेटेड जानकारियाँ हमको मिलती रहीं। कुछ हमने जो सरकारी वेबसाइट होती है उनकी हेल्प ली और वहाँ से लगातार अपडेट करते रहे। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे हमको, तो उसके कारण एक अच्छा नोट्स बन गया था। और साथ ही साथ क्या है, टॉपिक वाइज टेलीग्राम क्विज भी खेले थे हम लोगों ने, वहाँ से एक अच्छी तैयारी हो गई थी। एक ही बुक से आपका ट्राइबोलॉजी कंप्लीट नहीं होगा, आपको ज़्यादा सोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट ए में भी आएगा और पार्ट बी में एक सेपरेट यूनिट है, तो ट्राइबोलॉजी का आपको अलग अलग सोर्सेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब वो सिंगल सोर्स ना करके आपने सिंगल कंटिन्यूस मीन्स सोर्स नहीं, प्रिपरेशन क्योंकि के दौरान जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिली जी ऐड करते रहे आप उसे कंटिन्यू। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, अपने नोट्स को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी पैरेलल एग्जाम चल रहे हैं वहां से आप क्वेश्चंस को लेवल देखते रहें, किस टाइप के आ रहे हैं, उस हिसाब से आप ट्राइबोलॉजी के उतने डीप में जाएंगे। कौन सी जो करेक्ट जैसी योजनाएं आ रही हैं वो किस ट्राइब से जुड़ी है, तो उस ट्राइब के बारे में आप डीप में पढ़ लीजिए, हो सकता है कि उससे ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ट्रैवल वन विभाग की साइट को भी आप प्रॉपर मतलब एनालाइज करते रहिएगा, वहां पर भी कुछ कुछ मिल जाता है। वैसे तो ये एमपी वाले भी ऐसा लग रहा है कि जो सरकार ही पीएमटी ये इसकी तैयारी शुरू करवाने वाली है। जैसे ट्विटर वगैरह है या शायद फेसबुक वगैरह पे भी होंगे, तो ये पोस्टर जी बना सर। के लगभग डेली 2-3 पिक्चरें डाल देते हैं, ये मंदिर है जी कहाँ जी पर है, सर। जी 4 ऑप्शन दे देते हैं। जी तो ऐसा लगा मुझे कि शायद जी सर। करंट में 2-3 क्वेश्चन आए थे, जैसे कहीं 8 शेर हैं शंकर जी के, कहीं मूर्ति है, तो इन्होंने डाला था लगभग विद इन 1 मंथ कोई एग्ज़ाम हुआ उसमें वो पूछ रहे थे। जी सर, तो बिल्कुल वो कॉपी अच्छी हो सिकिल जाता सेल है वो सेम एनीमिया टू वाला सेम एक क्वेश्चन क्वेश्चन। आया, सिकिल सेल एनीमिया वाला आया था सर एक क्वेश्चन, जी। और लाडली लक्ष्मी योजना का भी आया था उस समय। लाडली लक्ष्मी योजना। मनीष द्विवेदी जी, आप पूछ लीजिए, कोई इशू हो तो रिपीटेड क्वेश्चन आप पूछें, क्योंकि इन लोगों की भी लिमिटेशन है। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है, सी सेट की तैयारी कैसे करेंगे सर, क्योंकि प्रीलिम्स में ही हर्डल हो जाती है, नहीं निकल पाता है सर। मैं इसमें बाहर हो गया हूँ, सिविल की इतनी तैयारी करने लगता हूँ, फॉरेस्ट की भी, तो मुझे क्या करना चाहिए और वैकेंसी आने की चांसेस क्या है सर 2023 में? भाई ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जो हमारे स्फीयर से बाहर हो। आप सी सेट का पूछा जा सकता है, लेकिन वैकेंसी में भाई हम कैसे बता सकते हैं, मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इन दोनों लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डिस्कशन कर लेते हैं। सर एक प्रश्न और है मेरा कि सर मेंस के एग्जाम में हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन के लिए? यस दैट्स इट सर। भाई ये चीज़ें डिपेंड करती है पेपर कैसा है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ज़्यादा सीट हैं तो शायद थोड़ा बहुत नीचे में भी चला जाए। सर स्टिल फिर भी जितना कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है हमेशा मेंस का, उसके हिसाब देखिए से तो मैं हमने आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो हमारी सीट आई थी। इसमें आप पहले अपना कंपटीशन पहचानिए कि आपके जो कंपटीशन में जितने लोग हैं ना वो कितना आपका हो पाएगा कि नहीं। अगर जैसे मैं कहता हूँ कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो और सीट है बहुत कम, तो उसके उसके बाद भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा फिर उसके बाद। तो एक आइडियल जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जहाँ आपको क्वेश्चन बन रहे हैं ना, मतलब जो 100% बन रहे हैं उसको तो आप करोगे ही। उसके अलावा अगर आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है ना, तो वहाँ आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो।
बस इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा फिर वो 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में माइनस में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ अनुराग जी, अगर स्टेट तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पैटर्न से कर सकते हैं। सर मेरा थोड़ा सा बहुत वैसा क्वेश्चन है। मेरा क्या हिंदी है ना, जो आज भी पेपर 2 में हिंदी के कुछ कुछ वर्ड मीनिंग और थोड़ी ग्रामर टाइप ज्यादा आने लगते हैं। वो 10-12 क्वेश्चन आते हैं और मेरे पेपर 2 में सिर्फ उसी में मार्क्स कट जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने थोड़ा देखा है पेपर 2 एमबीपीएससी प्रीलिमिनरी की बात कर रही हूँ, जो हिंदी वाला पोर्शन आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैसेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रामर पोर्शन दैट इज कमिंग दीज डेज। तो वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। आप तो थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर से कहाँ से पढ़ना चाहिए? शायद आप लोग दोनों देखिए लोग जो देख के कुछ हिंदी बता सकते, क्योंकि मैंने भाई हिंदी एक जो आज बात आई मैं थी, बताऊं। हम देखिए, हाँ हाँ आशीष सर जी सर बोलिए। बताइए, बता दीजिए मैं सर, आप यही बोल रहा बताइए, हूँ थोड़ा मैंने हिमांशु पढ़ा जी नहीं। को कि सी सेट का ना हिंदी अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो हम कभी पढ़ के ही नहीं गए हिंदी। तो ओके ओके हम सारा कवर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करो, दूसरे पोर्शन में इम्प्रूव करो, वहां से नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, या कोई एक पतली सी बुक फॉलो कर लो, मुझे नाम नहीं पता है, वहां से आप जहाँ प्रॉब्लम जा रही है हिंदी में उसको आप कवर कर लो। ओके थैंक हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कौन से भी स्टेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे होगे तो बेसिकली कौन से मीन्स पॉइंट की प्रिपरेशन ज़्यादा करें, नहीं कौन से भी स्टेट की अगर नहीं समझे नहीं आपके क्वेश्चन, शायद आप महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। हम्म। तो ऐसे कौन से पॉइंट है कि जिससे हम स्टडी कर सकते हैं? आप अपने लास्ट 3-4 ईयर के एटलीस्ट 3-4 ईयर आप ज़्यादा कर सकें तो दैट्स बेटर। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए और उसका सिलेबस देखिए। फर्स्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन जाएगी। हर एक स्टेट का अपना सिलेबस है, उनके एग्ज़ाम पूछने के पैटर्न अलग हैं। सपोज आप एमपी के कर रहे हैं, उसके पैटर्न को आप महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में उस वे में नहीं अप्लाई कर सकते। सिलेबस में इवन डिफरेंस है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा डीप है और कुछ जगह नहीं है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में फॉरेस्ट का रिटन हो गया है इस बार, तो फिर उनका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का वहाँ कोई खास सेंस बचेगा नहीं। अच्छा, ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, बकाया कैसे करें। आप ये बताइए भाई, दोनों लोग के आपके इंटरव्यू कैसे गए, कौन कौन मिल गया और पूछा क्या क्या? अंकित जी आप ही स्टार्ट करिए फिर। इंटरव्यू अच्छा था मेरा, क्योंकि मैं पहले से ही डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरा पूरा इंटरव्यू डिपार्टमेंट के अराउंड ही था। मेरा बोर्ड में मरकाम सर थे, अच्छा अच्छा। तो शुरुआत में उन्होंने जो मेरा डेफ था, डेफ में मैंने जो भी चीजें लिखी उन्होंने उसको ही पूछा कि क्या मैंने लिखा है। मेरा पता भी पूछा था उन्होंने कि जैसा इसमें लिखा वैसा बताओ, अपना नाम पूरा बताओ। और फिर उन्होंने कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस किए थे, जैसे वन मंत्री कौन है, केंद्रीय वन मंत्री कौन है, केंद्रीय राज्य वन मंत्री कौन है, कितने सर्किल हैं, कितने सब डिवीजन है, कितनी रेंज है, इतने स्टैटिक क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। फिर वहां पर मुझे लगा कि डिपार्टमेंट के होंगे जो सेकंड मेंबर थे। फिर मैंने शुरुआत में पेंच नेशनल पार्क में काम किया है, तो वहां पर उन्होंने मुझसे काम पूछे कि वहां आप क्या काम करते थे, सुबह से शाम तक की आपकी डेली रूटीन क्या होती थी। फिर वहीं पर उन्होंने कोई डीप क्वेश्चंस पूछे जिनका मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाया। उसके बाद अभी मैं प्रोडक्शन डिवीजन के अंतर्गत काम करता हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बॉटनिकल नेम भी पूछे मुझसे, और फिर कुछ स्पेसिफिक परिभाषाएं पूछी, जैसे ब्लॉक क्या होता है और आप क्या क्या सेल करते हो डिपो के माध्यम से। और फिर जैसे मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सरस्वती स्कूल की उन्होंने एक गीत पूछा था जिससे सेवा भाव का फील होता है, तो वो गीत मुझे याद नहीं आया, उन्होंने काफी समय दिया था। इसके बाद फिर तेंदुपत्ता से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो अराउंड 20 मिनट मेरा चला था और मुझे 30 नंबर मिले हैं। आशीष जी आपका कैसा रहा? मरकामी सब सर मिले थे कि कोई और मिला? सर जी सर, मरकाम सर मिले। और आपका भी सरस्वती शिशु से ही है एकेडमिक जो है कॉलेज?
हाँ, तीसरे दिन मेरा इंटरव्यू था, तो मरकाम सर का बोर्ड मिला था मुझे और 18वां नंबर था, मतलब लास्ट में आया था मेरा इंटरव्यू। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उनके पास थे नहीं शायद पूछने के लिए, तो मेरा बहुत जनरल इंटरव्यू चला था। टेक्निकल कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस बात चलते रही। पहले स्कूल इंट्रो पे ही बात चली 10 क्वेश्चन तक। तो कि कहाँ से हो आप, कहाँ रहते हो, कहाँ से स्कूलिंग की है, कॉलेज का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है। तो इंटरव्यू वे में हुआ ही नहीं मेरा इंटरव्यू, कन्वर्सेशन चल रही थी बिल्कुल। और फिर फॉरेस्ट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पूछा कि फॉरेस्ट एरिया क्या कितना है एमपी में, इंडिया में कितना है, परसेंट कितना है। फिर वो उसी में घुसते गए क्वेश्चन में, कहाँ घने फॉरेस्ट है एमपी में, फिर उसका आंसर दे दिया मैंने। फिर इंडिया में पूछ रहे थे कि कहाँ घने फॉरेस्ट है, फिर साइलेंट मतलब मैंने बताया उन्हें, मेघालय हिल्स के साइड बताया मैंने, अंडमान निकोबार बताया, केरला बताया। तो फिर पूछने लग गया केरल में कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली बताया मैंने। मतलब अंदर घुसते गए और फिर आखिरी में मुझसे ये पूछा कि वहाँ पे फॉरेस्ट कितना फॉरेस्ट एरिया है साइलेंट वैली में। तो थोड़ा सा वो पेशेंस की परीक्षा ले रहे थे मेरी, तो मैंने हंस के उन्हें आखिरी में सॉरी बोला। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे बहुत ज्यादा जनरल ही थे। और फिर मेरी मूवी वॉचिंग मेरी हॉबी थी, तो उन्होंने आदि पुरुष मूवी के बारे में बहुत चीजें पूछी मुझसे। फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने फॉरेस्ट से रिलेट कर दिया, और फिर वो जटायु पे बात चले गई, फिर वहां से गिद्धे पे बात चले गई, और फिर गिद्धे पे बहुत सारे क्वेश्चन हुए। फिर वही कि गिद्ध क्यों मर रहे हैं, कहाँ पे गिद्ध कंजर्वेशन हो रहा है एमपी में। और एग्रीकल्चर से मुझसे क्वेश्चन थे, बीटी कॉटन से उन्होंने पूछा था, बीटी कॉटन के बारे में। और हेल्थ जो भी बीटी ब्रिंजल थोड़ा सा पूछा था उन्होंने, और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा था। बाकी बहुत जनरल था मेरा सर। मुझे नंबर 34 मिले थे 50 में से। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने मिलेंगे, क्योंकि उतना अच्छा गया नहीं था मेरा। बाकी हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अगर नॉलेज ज्यादा ना भी हो इंटरव्यू के लिए, मेरा पहला इंटरव्यू था ये, तो आप दूसरे एटिकेट्स पे काम कीजिए। आप थोड़ा सा एनर्जी रखिए अपने में, तो उनको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है नंबर मिलेंगे उस चीज से आप। खासकर साइंस वगैरह से इनके इशू थे, तो उसी से रिलेटेड मैंने लिखा कि भाई क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, इनके रिसोर्सेज क्या हैं, वही बेसिक थे। फिर रिमेनिंग तो इनके क्वेश्चन जो रहते हैं कि जो क्वेश्चन मीन्स वो फिर उनको टैकल करना एक लेवल से ज़्यादा अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। थैंक यू भाई और आशीष भाई, दोनों लोगों को थैंक यू भाई। मैं थैंक यू सर।